तो चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए उसी 50 एमसीक्यू सीरीज 50 ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देरी के फटाफट से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपने आज के चैप्टर को लेके। तो आज का पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज के नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी डेंड्राइट और डी नर्व। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट, नर्व ये तीनों ही जो हैं वो न्यूरॉन के पार्ट हैं। तीनों कौन से सर? एक्सॉन, डेंड्राइट और नर्व। ये क्या है? एक्सॉन डेंड्राइट तो न्यूरॉन के पार्ट हो गए और नर्व हमारी नसें हो गई। तो क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी कि न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। तो जब न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन ही हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम का। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड कि दो न्यूरॉन्स हमें दिए गए हैं, उन दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उस गैप को क्या बोला जाता है। याद रखना कि दो न्यूरॉन्स के जो गैप होते हैं उनके बीच को बोला जाता है साइनेप्स। और यही वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस के न्यूरॉन के कौन सा ऐसा पार्ट है जो इम्पल्स को रिसीव करता है। इम्पल्स मतलब कि सर वो केमिकल मैसेज या वो केमिकल सिग्नल जो किसी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पर जब हमें कुछ फील हो रहा होता है और फील होने के बाद कि वो फील जो हमें हो रहा है उसका मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंचे, तो वो जो फील हो रहा है वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू न्यूरॉन्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अब वो पार्ट जो न्यूरॉन्स का ऐसा पार्ट है जो इम्पल्स को रिसीव करे, जो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करे, तो ये हमारा कहलाता है डेंड्राइट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेंड्राइट इज द करेक्ट आंसर। डेंड्राइट इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स विच रिसीव्स इम्पल्सेस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो जनरली हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला। तो सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला जो हमें 4 पार्ट, जो मेरी 3 पार्ट दिए गए इनमें जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो बेटा अपना है सेरिब्रम। कौन सा? किसका? सेरिब्रम। ये है क्या सर? ये वो पार्ट है जो पार्ट हमारी बॉडी की थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेन पार्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया सेरिबेलम कंट्रोल्स। सेरिबेलम किसे कंट्रोल करता है? ऑप्शन है मेमोरी, इंटेलिजेंस, बैलेंस एंड पोस्चर एंड रिफ्लेक्सेस। तो मेमोरी और इंटेलिजेंस को तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। बैलेंस एंड पोस्चर की अगर हम बात करें तो बैलेंस और पोस्चर को काम कंट्रोल करने का जो काम होता है वो सेरिबेलम का रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे से बहुत शानदार क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से आगे बढ़ाते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। कि ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हार्ट बीट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट और ब्रीथिंग। हार्ट बीट क्या है कि सर हार्ट बीट एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और ब्रीथिंग क्या है कि ब्रीथिंग भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो हार्ट बीट और ब्रीथिंग ये दोनों ही इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का जो काम होता है तो याद रखना हमेशा ये करता है मेडुला। कौन करेगा? किसा? मेडुला। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मेडुला कंट्रोल्स द breathing and the heart rate of the body because it is an involuntary functions. क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी मेडुला। याद रखना हमेशा जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें ब्रेन का कभी कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पे ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंचाए जाते। जो भी काम होता है वो सारे काम स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही निपटा लिए जाते हैं। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। के प्लांट मूवमेंट, प्लांट्स का वो मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में हो, लाइट की सेंसिटिविटी से हो, तो ऐसा कब होता है?
तो ऑप्शन ए दिया हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में आगे लगा है हाइड्रो, हाइड्रोट्रोपिज्म में आगे हाइड्रो लगाया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। ऑप्शन बी हमें दिया गया थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो, थिग्मो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू टच, तो यहाँ पे टच का भी काम नहीं है। ऑप्शन सी हमें दिया गया फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में आगे लगा हुआ है फोटो, और फोटो का मतलब होता है सनलाइट, इसका मतलब कि शायद ये फोटोट्रोपिज्म हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म का सिंपल सा मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ और द लैंड, तो यहाँ पर वो भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बी और सी में हमें दिख रहा है फोटोट्रोपिज्म एक अकेला ऑप्शन, एक अकेला ऐसा ऑप्शन है जो हमें सनलाइट के बारे में बता रहा है, तो फोटोट्रोपिज्म हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि फोटोट्रोपिज्म इज द movement of plant from with respect to sunlight. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है कि द हार्मोन दैट रेगुलेट्स शुगर लेवल इन अवर बॉडी, ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करे, शुगर लेवल कंट्रोल करे, तो शुगर लेवल के सर बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने, उसको रेगुलेट करने के लिए जो मेन ग्लैंड थी वो ग्लैंड थी पैंक्रियाज। कौन सी थी? ये सब पैंक्रियाज ग्लैंड थी, और पैंक्रियाज से कुछ इंसुलिन और ग्लाइकोजन नाम के हार्मोन्स निकल रहे थे, ये हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। तो याद रखना हमेशा थायरोक्सिन, ऑप्शन ए ये नहीं होगा, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ये सर ओवरी से निकलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, आयोडीन नेसेसरी है किसके सिंथेसिस के लिए, आयोडीन किसको ब्रेक करने का काम करेगा, तो याद रखना जो आयोडीन है वो आयोडीन थायराइड ग्लैंड में क्या करना है कि सर हमने सीखा है कि आयोडीन थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन, किसको, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि इन ह्यूमंस द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमंस में सीएनएस में क्या क्या पाया जाता है, तो सीएनएस क्या होता है, तो सीएनएस का फुल फॉर्म अगर देखें, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस में क्या क्या पाया जाता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो ही पार्ट आते हैं जो हमारी बॉडी के सारे एक्शंस, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी दिया है ब्रेन एंड हार्ट, ऑप्शन सी दिया है ब्रेन एंड लंग्स, एंड ऑप्शन डी दिया है हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वही सीएनएस के अंदर आते हैं, बाकी को कोई भी और ऑर्गन नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं बहुत अच्छे से समझते हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ मिमोसा, द मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ, मिमोसा प्लांट जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं और इसको हिंदी में छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा एक ऐसा पौधा जिसको टच करने से ही इसकी पत्तियां बंद हो जाती है। चलिए तो ये किसका एग्जांपल है, तो ऑप्शन ए दिया है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं, ठीक है देखते हैं। ऑप्शन बी नेस्टिक मूवमेंट, ऑप्शन सी ग्रोथ मूवमेंट, और ऑप्शन डी फोटोट्रॉपिक। ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं प्लांट्स के मूवमेंट से संबंधित ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। क्या दिए गए कि ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो किसी भी प्लांट में डायरेक्शन के हिसाब से हो, किसी भी प्लांट में जब डायरेक्शन के बेसिस पर कोई मूवमेंट हो रहा हो तो ट्रॉपिक मूवमेंट, और नॉन डायरेक्शनल हो तो नॉन डायरेक्शनल में आता है नेस्टिक मूवमेंट। तो जो छुई मुई का पौधा होता है क्या उसमें डायरेक्शन का कोई असर पड़ता है, उसको तो भाई जहां टच कर दो वहां से बंद हो जाएगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि नॉर्थ में हो कि साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है उसको टच करने का, और वो टच करने वाली बंद हो जाती है पत्तियां, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद द डायरेक्शनल चेंज। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, कौन सा प्लांट का पार्ट ऐसा है जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म लिखा मिल जाए तो बहुत आंखें बंद करके अपने आप से इस पे ढूंढ लेना कि रूट्स कहाँ लिखा हुआ है, रूट्स पे लगा देना टिक, क्योंकि रूट्स ही प्लांट का वो पार्ट है जो डायरेक्टली सॉइल या डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट रहती है,
और जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ, विच इज रिलेटेड टू लैंड, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करे उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो रूट्स ही ऐसी अकेली प्लांट्स का पार्ट है जो पॉजिटिव वे में जियोट्रोपिज्म या फिर अर्थ के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी पे रूट्स में लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट इंक्रीज इन एडोलसेंस, कि एडोलसेंस में हाइट को इंक्रीज करना, एडोलसेंस में जो हाइट बढ़ रही है उस बढ़ती हुई हाइट को हम किस हार्मोन से रिलेट करेंगे। ऑप्शन ए हमें दिया गया है एफएसएच, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी जीएच, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीएच, मतलब ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि हाइट का बढ़ना मतलब बॉडी की ग्रोथ होना, और बॉडी की ग्रोथ जब होती है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स आर द ओनली हार्मोन्स और द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द बॉडी ट्रेवल अलोंग, बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसके अलोंग ट्रेवल करती हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनका मेन काम क्या होता है, कि मेन काम होता है कि बॉडी में पाए जाने वाले सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से आने वाली कमांड को बॉडी की मसल्स तक पहुंचाना, यही काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। तो इनको करने के लिए ब्लड, लिम्फ या कैपिलरीज की आवश्यकता नहीं है, इनको करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मेन यूनिट काम करती है हमारी इम्पल्सेस या फिर हमारे मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने का जो मेन काम होता है कौन करता है, वो करता है न्यूरॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बॉडी में ट्रेवल कराने का जो मेन काम है उसका है, किसी न्यूरॉन्स का है, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, केमिकल मैसेंजर्स इन एनिमल्स आर कॉल्ड, एनिमल्स में केमिकल मैसेंजर्स को, एनिमल्स में केमिकल मैसेंजर्स किसको माना गया है। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें उनमें केमिकल मैसेंजर्स के लिए जब भी बोला जाए तो याद रखना यहाँ पर आप आंख बंद करके हार्मोन्स आपको जहां दिख जाए उसको टिक लगा देना, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और ये बहुत इजीली हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस को पहुंचाने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीजन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना हमेशा के जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में पाया जाता है ऑक्सीजन, कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में। और ये प्लांट्स का एक हार्मोन है, क्या है, किसी प्लांट का ये एक हार्मोन है जिसका जो मेन काम होता है वो सेल की ग्रोथ करना, मतलब सेल के साइज को इंक्रीज करने का मेन काम होता है इसका, जिसको हम सेल एलोंगेशन नाम से भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये एक ग्रोथ हार्मोन भी हो गया। तो ऑप्शन ए दिया है रूट ग्रोथ ओनली, कि सिर्फ रूट की ग्रोथ करता है, कि बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ स्टोमेटा को ओपन करने का काम है, तो बिल्कुल नहीं। क्या सेल एलोंगेशन, बिल्कुल इसका काम है सेल की ग्रोथ करना, सेल के साइज को इंक्रीज करना, सेल को डिवाइड करना। तो अपन कह देंगे 17 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल एलोंगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या रैपिड रिस्पॉन्स टू सडन स्टिमुलस इज अ, कि किसी भी अचानक हुए एनवायरमेंटल चेंज में जो हम रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं उस रैपिड रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना किसी भी अचानक बदलाव हुए या कोई भी हमारे आसपास अचानक से कुछ बदलाव होता है, अचानक हमको तो कोई खतरा देखने को मिलता है, तो ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस, ऐसे बदलाव में हमेशा जब भी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक होता है, इस पर हमारा कोई भी बस नहीं चलता, ये वॉलंटरी फंक्शन नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए कि आप अचानक से गिरने वाले हो, और गिरने वाले हो तो गिरते टाइम क्या होता है कि गिरते टाइम फोन, हाथ को जेब में डालकर फोन बचाएंगे कि सर नहीं, गिरते टाइम कोशिश करते हैं कि हमारा हाथ अपने आप जमीन की ओर आ जाता है जिससे कि हमें लगे नहीं, हम बच पाए थोड़ा बहुत। हमारे सामने कोई अचानक एकदम से बाइक लेके आ जाए, फिर हमारे सामने अचानक से कोई मुक्का मार दे, तो जब भी वो मुक्का मारने के हाथ उठाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी आंखें बंद होती हैं, सबसे पहले हमारे हमारा सिर पीछे उठता है कि हम बच जाएं, ठीक है। तो ये जो अचानक कोई कंडीशन बन जाए और अचानक बनी कंडीशन में हमारी बॉडी जो फैसला ले, जो रिस्पॉन्स करे, जो भी एक्टिविटी करे, तो वो सारी एक्टिविटी रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाएंगी। और एक पॉइंट याद रखना हमेशा कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सारे फैसले, सारे डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लांट हार्मोन कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कौन सा प्लांट का हार्मोन ऐसा है जो फलों को पकने में हेल्प करता है।
तो फलों को पकने में जो हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एथिलीन। जो हमारा हार्मोन है कौन सा, कैसा, एथिलीन इज द हार्मोन विच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच नर्व कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। कौन सी नर्व ऐसी है जो रिसेप्टर्स से सीएनएस तक इम्पल्स कैरी करती है। मतलब किसा, मतलब सिंपल सा है कि हमारे रिसेप्टर्स जो भी बॉडी में सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स हमारे आउटर एनवायरनमेंट से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं कि आउटर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कि हमें कुछ टच हुआ या हमने कुछ देखा या हमने कुछ सुना। ये सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद सीएनएस तक पहुंचाया, मतलब ब्रेन तक पहुंचाया। तो इसको पहुंचाने का मेन काम क्या है, तो इसको पहुंचाने का जो मेन काम है वो कर रही होती है सेंसरी नर्व्स। कौन कर रहा है सर, वो सेंसरी नर्व्स काम कर रही है। ठीक है, दो नर्व्स होती हैं, एक सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ब्रेन तक पहुंचाए, और मोटर नर्व जो ब्रेन से आई कमांड को हमारी मसल्स तक पहुंचाए और हमसे काम करवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच हार्मोन कंट्रोल्स वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का कौन सा हार्मोन काम करता है, तो याद रखना 21 क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा कि वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का जो मेन काम है वो रहेगा हमारा एडीएच के द्वारा। किसके द्वारा, कि सर एडीएच, वेस्पोरेसिन। वेसोप्रेसिन नाम बोलते हैं इसको। तो वेसोप्रेसिन एडीएच जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये हमारे वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वेसोप्रेसिन एडीएच हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, और शायद हम लोग ये भी एमसीक्यू फिनिश करने वाले हैं। 30 एमसीक्यू हम लोग लेके आए थे, तो भी फटाफट से एमसीक्यू खत्म करने के बाद फिर अपन बढ़ेंगे असर्शन रीजन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर, अभी बताया था मैंने कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब आपने बताया था कि ऐसे मूवमेंट, जो मूवमेंट कैसे हो, कि सर जो मूवमेंट डायरेक्शनल हो, जिन जो डायरेक्शन पे बेस कर रहे हो। तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्शन वाला, तो ऑप्शन ए दिख रहा है ग्रोथ मूवमेंट, ऑप्शन बी दिख रहा है नॉन डायरेक्शनल, ऑप्शन सी रैपिड, ऑप्शन डी बेस्ड ऑन केमिकल्स ओनली। कि डायरेक्शन तो कहीं नहीं दिख रहा, तो फिर कोई बात नहीं। अब तुम आ जाओ ग्रोथ पे। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी प्लांट की ग्रोथ भी हो रही होती है। क्या हो रही होती है, जैसे ग्रोथ। तो अगर आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाए तो उस पर टिक लगा दो, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो ग्रोथ मूवमेंट ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगा सकते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सर हमने तो इतना रट रखा है इस क्वेश्चन को, इतना रट रखा है कि हर बार ये क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड व्हिच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, द व्हिच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करता है। तो बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करने का जो मेन काम होता है वो होता है कि सर एकदम से अचानक से कोई कंडीशन बनी और उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करना है, मतलब फास्ट एकदम फास्ट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि तुरंत रिस्पॉन्स करना है, करो या मरो वाली कंडीशन बन जाती है जब। तो ऐसी कंडीशन में एक हार्मोन बनता है एड्रेनालाइन हार्मोन। कौन सा बनेगा, किसे हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 25, इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो डायरेक्शन होती है वो किस पर डिपेंड करेगी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो डायरेक्शन होती है वो मेनली डिपेंड करती है एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि हमारे बाहर एनवायरनमेंट में कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको देखते हुए ये हमारी डायरेक्शन यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो याद रखना हमेशा कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन डिपेंड कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस पर, जिसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 एंड द 25th कवर कर चुके हैं अभी तक हम। लास्ट के बेटा 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फटाफट से इनको फिनिश करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है हमें, कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग। कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसा है जो विल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग। तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा होगा, कि सर एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन भी है, इसको याद रखना हमेशा। क्वेश्चन 24, मोटर न्यूरॉन्स कैरीज मैसेजेस। मोटर न्यूरॉन मैसेज कैरी करती है, तो मोटर न्यूरॉन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पहुंचाती है मसल्स तक। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो क्या रह जाएगा, कि ये सीएनएस के द्वारा, सीएनएस मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ पहुंचा रही है, मसल्स तक पहुंचा रही है, जिससे कि हमारा बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली काम कर पाए, बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली हो पाए।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के फ्रॉम CNS टू मसल्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन 24 28 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स कहाँ रिलीज करते हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स कहाँ रिलीज करते हैं भाई? इसका तो सिंपल सा आंसर है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी हार्मोन को बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करने में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने में। तो क्योंकि जो ब्लड होता है वो ब्लड एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। किसका? किसी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, जो एक कंपोनेंट को बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है और किसी दूसरे कंपोनेंट को बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में पहुंचा देगा। मतलब बॉडी के जिस पार्ट में जहां पर जो जरूरत पड़ रही है उसके लिए ब्लड बैठा हुआ है कि लाओ भैया हम लेके जाएंगे, तुम्हें क्या पहुंचाना है। तो वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बना रही हैं? हार्मोन्स बना रही हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए। तो हार्मोन्स को पहुंचाने का काम कौन करेगा? कि सर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड हमारा काम करेगा जो हार्मोन्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज टू, स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? कि ए ऑप्शन थिंक, बी कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, सी डाइजेस्ट फूड और डी स्टोर मेमोरी। कैसा? सोचने का और मेमोरी का काम तो ब्रेन करता है, और बचा ऑप्शन सी डाइजेस्ट फूड, इसका काम पेट करता है। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल रिफ्लेक्सेस हमारा आंसर हो जाएगा। Last question of the MCQ, then we will start the certain reason questions of today's practice. So the last question is which among these is a voluntary action? वैसे कौन सा voluntary action है? ऑप्शन ए withdrawal of hand from flame, जलती हुई आग से हाथ को पीछे खींच लेना। कि सर ये वॉलंटरी एक्शन नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आग जल रही है और हमारा मन है तो हाथ खींच रहे हैं, मन नहीं है तो हाथ नहीं खींच रहे, जलने दो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ब्लिंकिंग, आंखें झपकना। कि सर आंखें झपकना हम कह सकते हैं लेकिन ये प्रॉपरली हमारे बस में नहीं है। हमारी आंखों में प्रॉब्लम होगी तो आंखें अपने आप झपकेंगी, आप उनको झपकाए बिना नहीं रह सकते, तो ये इनवॉलंटरी फंक्शन हो गया। ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी स्नीजिंग। स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींकना, छींकना हमारे बस में नहीं है। अगर आपको छींक आ रही होगी तो आप छींकोगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कब तक कंट्रोल करोगे? 1 सेकंड 2 सेकंड बस, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऑप्शन सी दिया राइटिंग, लिखना। लिखना तो हमारे हाथ में है कि भाई हमारा मन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा मन तो हम कभी ना लिखें, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से 30 MCQ को कवर कर लिया है। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है असर्शन रीजन क्वेश्चंस का। CBSE वाले बच्चों के लिए बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इन पर ध्यान देते हैं कि क्या रहेगा इनका और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। चलिए, याद रखना हमेशा कि असर्शन रीजन में टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन चलता है कि या तो दोनों ट्रू हैं, पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों ट्रू हैं और जो आर वाला है रीजन वो ए को एक्सप्लेन कर पा रहा है। सेकंड कंडीशन बनती है कि दोनों ट्रू हैं लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। थर्ड कंडीशन बनती है कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। और लास्ट कंडीशन बनती है कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट से कि क्या कंडीशन बनती है। 31 में दिया है कि रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी है, ठीक है, सही है, ट्रू है। दे अकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन एट दैट मोमेंट, के रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना होते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा हम कह सकते हैं कि दोनों सही है। और दोनों सही है, इसके बाद क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो बिल्कुल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के मूवमेंट के बिना ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये हमें एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम कह देंगे कि 31 में ए 31 में 31 में ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और दोनों ट्रू के साथ साथ जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन नंबर 32 सेरिब्रम कंट्रोल्स इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। सेरिब्रम इंटेलिजेंस और मेमोरी दोनों को ही कंट्रोल करता है। सर बिल्कुल सही, ये ट्रू है। इसके बाद आर वाला और बताओ रीजन में कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। कि बिल्कुल सर ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। तो फिर क्या हो सकता है? कि ये हो सकता है कि सर यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर वो कंट्रोल कर रहा है इंटेलिजेंस मेमोरी को तो बड़ा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रू हैं बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 33 रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, रूट जियोट्रोपिज्म दिखाती हैं पॉजिटिव वे में, सही है कि बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन और रीजन क्या दिया है? दे ग्रो टुवर्ड्स द पुल ऑफ ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी पुल के अकॉर्डिंग ग्रो करती हैं, तो बिल्कुल सही है, तो सही है सर बात। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे दोनों ऑप्शन ए और आर दोनों सही, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही।
34 में इनसफिशिएंट आयोडीन कॉजेज गोइटर, इनसफिशिएंट आयोडीन, बॉडी में आयोडीन की कमी होने से गोइटर बीमारी होती है। और क्या दिया है कि थायरोक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्रॉपर अमाउंट, कि थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो अगर थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाता तो क्या इससे आयोडीन की कमी होगी? कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, बल्कि ऐसा होता है कि लो आयोडीन हो तो फिर थायरोक्सिन नहीं बनता जिससे गोइटर हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन पॉइंट कैसा, पॉइंट दोनों ही सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या दिया गया है कि एड्रेनालाइन इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, एड्रेनालाइन हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट, बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पर हमारे ट्रू हो जाएंगे कि सर ए भी ट्रू है और बी भी हमारा ट्रू है। यहाँ पर असर्शन और रीजन हमारे दोनों ही कैसे हो जाएंगे कि दोनों ही ट्रू है और ये फाइट और फ्लाइट के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। 36 क्वेश्चन नंबर दिया है, क्या साइनेप्स, साइनेप्स हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, साइनेप्स इंपल्स के ट्रांसमिशन को हेल्प करता है, कि साइनेप्स इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और ऑप्शन में रीजन में क्या दिया, इट रिलीज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि ये एक केमिकल बनाता है जिस केमिकल का नाम क्या दिया है, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इंपल्सेस को साइनेप्स के थ्रू कैरी करते हैं। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सिन प्रमोट सेल एलोंगेशन, ऑक्सिन सेल एलोंगेशन में प्रमोट करती है, ग्रोथ प्रमोटर है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। और रीजन क्या दिया है, ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स मोर ऑन द शेडेड साइड ऑफ द स्टेम, कि जो ऑक्सिन है वो स्टेम के शेडेड साइड में ज्यादा पाई जाती है, ऐसा कुछ है क्या? तो क्या हो सकता है कि सर बिल्कुल जो ऑक्सिन है वो शेडेड साइड में ज्यादा पाई जाती है और वहां से फिर वो एलोंगेट करती है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। 38 में दिया है कि हार्मोन्स एक्ट स्लोली कंपेयर टू नर्व इम्पल्सेस, कि हार्मोन्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस के माध्यम के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, थोड़ा स्लो काम करते हैं। और हार्मोन्स ट्रेवल्स वाया ब्लड सर्कुलेशन, और बोला गया कि जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे और कहेंगे कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 39, nesting movements in plants are non directional, बिल्कुल सही, they depend on growth in one direction only, नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया। ए असर्शन क्या दिया था कि नेस्टिंग मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है, ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया था कि दे डिपेंड ऑन ग्रोथ इन वन डायरेक्शन ओनली, कि वो एक डायरेक्शन में ग्रोथ के लिए एक डायरेक्शन में होने वाली ग्रोथ पर डिपेंड है। तो भाई वो डायरेक्शन पर ही डिपेंड नहीं है, तो एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन की बात ही नहीं आती यहाँ पे। तो असर्शन हमारा सही हो जाएगा और रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स, रीजन हमारे यहाँ पर गलत है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट शो रैपिड नेस्टिंग मूवमेंट, टच मी नॉट प्लांट होता है वो रैपिड नेस्टिंग मूवमेंट शो करता है। तो टच मी नॉट प्लांट जो रैपिड नेस्टिंग मूवमेंट शो करता है बिल्कुल सही है। टर्गर चेंजेस इन लीफ कॉजेस फोल्डिंग, टर्गर चेंज अगर लीफ में टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर कम होता है तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं प्रेशर खत्म हो जाता है, लीफ फोल्ड हो जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो टच मी नॉट प्लांट रैपिड नेस्टिंग मूवमेंट शो करता है, ये सही है। और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि टर्गर चेंजेस इन लीफ सेल्स कॉजेस फोल्डिंग, तो ए हमारा सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे ये असर्शन रीजन बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर लिए। लास्ट हमारे पास दो केस बचे हुए हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। केस स्टडी 1 दिया है कि स्टूडेंट टचेस अ हॉट प्लेट एंड इमीडिएटली विथड्रॉस हिज हैंड, एक स्टूडेंट जो हॉट प्लेट को टच करता है और अचानक से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41, पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्शन इज दिस, ये कौन सा एक्शन है? कि सर ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कौन सा है? कि सर ये रिफ्लेक्स एक्शन है, पहला का आंसर खत्म। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि विच पार्ट कंट्रोल्स दिस एक्शन, कौन सा पार्ट ये एक्शन कंट्रोल करता है? सर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स दिस टाइप ऑफ एक्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पाथवे ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स के दौरान जो इंपल्स का पाथवे, इंपल्स का जो रास्ता है वो क्या है? याद रखना इंपल्स का जो रास्ता है वो क्या बनेगा? सर रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर हमारी मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
44 व्हाट इज द रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन का रोल क्या है? मोटर न्यूरॉन करते ही क्या है? तो मोटर न्यूरॉन का जो मेन रोल है वो क्या है कि सर ये हमारी सीएनएस से कमांड को कैरी करती है और मसल्स तक पहुंचाती है, जिससे कि हमारी बॉडी कोई भी काम कर सके। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रिफ्लेक्स फास्टर देन वॉलंटरी एक्शन? कि रिफ्लेक्स वॉलंटरी एक्शन से ज्यादा तेज क्यों होते हैं? तो याद रखना, रिफ्लेक्स वॉलंटरी एक्शन से फास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये ब्रेन तक बात पहुंच ही नहीं पाती, जिससे कि टाइम बचता है और डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड फैसले ले लेती है। ठीक है। सेकंड केस हमें दिया गया है कि पॉटेड प्लांट प्लेस्ड नियर अ विंडो, एक पॉटेड प्लांट एक गमले में लगा हुआ पौधा विंडो के पास रखा जाता है, तो वो सनलाइट की रोशनी जहां से आ रही थी उस साइड झुकने लगता है 48 घंटे के बाद। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस? ये कौन सा मूवमेंट है? तो अगर वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग झुक रहा है तो ये जो मूवमेंट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि सर ये मूवमेंट हो जाएगा ट्रोपिक, जिसमें आ जाता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म वो मूवमेंट जो सनलाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर उसका जो कहें कि प्लांट झुक रहा था तो वो क्या क्या झुक रही है? कैसा स्टेम झुक रही है, उसकी टहनी या उसकी ब्रांच झुक रही होगी। ठीक है। तो टहनी या ब्रांच झुक रही है, वो बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल एलोंगेशन हो रहा है। और सेल एलोंगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? ऑक्सिन। क्या होगा कि ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वेयर डज ऑक्सिन एक्यूमुलेट? कि ऑक्सिन जो होता है वो कहाँ पर काम करती है? याद रखना, हमने बताया था अभी क्वेश्चन में कि जो ऑक्सिन होता है वो शेडेड रीजन में, स्टेम के शेडेड रीजन या शेडेड पार्ट में काम करती है। व्हाई डज द प्लांट बेंड? प्लांट क्यों मुड़ गया? तो प्लांट के मुड़ने का जो मेन काम था वो ये था, वो जो मेन रीजन था वो ये था कि जो सेल है, जो सेल एलोंगेशन है, वो सेल एलोंगेशन शेडेड पार्ट में होता गया और वो वहां पर झुक गया। और लास्ट क्वेश्चन है गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ ट्रोपिज्म। कि ट्रोपिज्म का एक और एग्जांपल दीजिए। तो भाई ट्रोपिज्म का सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, कई एग्जांपल है। हम जियोट्रोपिज्म ले लें, हम हाइड्रोट्रोपिज्म ले लें, हम थिग्मोट्रोपिज्म नहीं थिग्मोट्रोपिज्म ले लेते हैं। ठीक है। और हम कीमोट्रोपिज्म ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम कई सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने आज की ये क्लास फिनिश की। आज हम लोगों ने 30 एमसीक्यू और टोटल 10 असर्शन रीजन, 10 केस स्टडी क्वेश्चंस इनको सॉल्व किया। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तब तक इसको कवर कर लीजिए, रेडी हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, और ये क्वेश्चन को याद करना ना भूलें। बने रहिए वाइट एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।